लोकसभा चुनाव में आपका यूज किया गया दोबारा फिर से। चित्रा चुनाव नहीं लड़ी थी, एक टीम चुनाव लड़ी। अनिल विज से ज्यादा नाम चित्रा सरवारा था उस समय, और ये भी था कि चित्रा सरवारा जीत रही है। आप पूरे हरियाणा को देखो कि 90 सीटों में से जिस पार्टी को 60 मिल रही थी, उसकी 35 के पास आके कैसे लग गया। ये जो सीट थी आपकी वाली सीट, उसकी टिकट देने की कमान किसके हाथ में? बीजेपी अपनी हार पे, जीतने के बाद अपनी बची हुई हार पे काम कर रही। कांग्रेस हारने के बाद भी अभी किसी चीज पर पहुंची ही नहीं। अगर भाजपा किसानों को हैंडल कर ले, महिलाओं के ऊपर प्रोएक्टिव हो जाए और युवाओं को नौकरी दे दे, फिर तो मेरे को लगता है कांग्रेस के पास प्लेटफॉर्म ही नहीं बचे। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी? सामने केक पड़ा था, उठा के खाना था, खाया ही। वो भी नहीं हुआ। लाइक राहुल गांधी जी तो मेरिट 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 करते रहे। 19 में जब कोई वेव नहीं थी, कांग्रेस की 32 सीट आ रही है और इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी में कांग्रेस की 37 आ रही है। आपको नहीं लगता कि हरियाणा कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई थी? बटी हुई थी क्या? बटी हुई है। भाजपा हैज वर्कड वेरी हार्ड। अगर ये वेव कांग्रेस के खिलाफ होती ना जी, तो घर सो रहे होते सारे। तो वो कितनी बार आपकी अनिल विज जी से बातें हुई कि जिस तरह की उनकी इमेज है, सड़क पे चलते हुए ट्रक को खोल के तो चालान कर लेते हैं। ऐसे क्या कारण रहे जो 2 या 2,500 वोट से आप पीछे रहे? और दोनों टाइम पार्टी ने मेरे तो आग लगाई, कहते हैं, अपने भी आग लगा ली उस टाइम। और अम्बाला कैंट का चुनाव तो ऐसा था, अब भी मुझे लोग मिलते हैं ना, कहते हैं जी मैं वोट तो आपको दी। जब टिकट कटी तो किसी को फोन आया था आपके पास? आपको साथ रखने की कोशिश की गई? मेरी दीपेंद्र जी से रात को बात। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे, अभी भी तीसरे चुनाव के अंदर भी 2014 से पहले के मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रचार मेरे खिलाफ लोगों ने ये करा, ये तो गुड़गांव चली जाएगी, तुम कागज साइन कराने गुड़गांव जाओ। तो उन्होंने कहा चलो जी इसे सेक्रेटरी बनाओ और सोशल मीडिया दे दो, तो मेरा बड़ा मजाक उड़ता है। भाजपा में भी अभी पूरी तरह से महिलाओं को जगह नहीं मिली। आप किसके नजदीकी हो? वैसे तो मेरे पिताजी हुड्डा जी के करीबी रहे। कुमारी शैलजा से बातें होती हैं आपकी? आज कांग्रेस का जीता हुआ एमएलए भी हारे से बदतर। एक मैंने ना आर्टिकल पढ़ा था कि 3 नौकरियां जो नहीं जाएंगी एआई की वजह से, उसमें एक पॉलिटिशियन। ठीक है, तो बस तो आप सही जगह बैठे हो। सही जगह तो क्या बैठे, ये नौकरी नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। फिलहाल जो हमारे साथ शख्स हैं अनजान नहीं हैं, राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने बड़े मंत्री को धूल चटाने में बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, वो बच गए, वरना आज अनिल विज हार गए होते अगर 3 या 4 हज़ार वोट और आ गए होते। ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा मैं आप लोगों का। चित्रा सरवारा हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनिल जी, थैंक्स अ लॉट। हम कुछ ज़्यादा ही डीपली जाएंगे एनी इश्यू। हाँ जी, बिल्कुल। कोई आई लुक फॉरवर्ड टू इट। हाँ, आपने कोई ब्रीफिंग दी नहीं है मुझे वैसे पहले, फोर वार्निंग या कुछ ले ऑफ द लैंड। अगर आपको पता चल गया तो मजा कैसे आएगा फिर? आशा। ओके, हाउ आर यू? ग्रेट जी, थैंक यू। एंड रिलैक्स्ड है। रिलैक्स, हाँ, प्योर कंफर्टेबल। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, जस्ट वांट टू नो दैट क्या अभी भी आप कांग्रेस में हो? आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। नहीं, आई एम नॉट इन कांग्रेस जी, किसी भी तरह से नहीं। बहुत क्लियरली एंड बोल्डली निष्कासित हैं। निष्कासित किए हाँ, गए। निष्कासित करे हुए हैं एंड वेरी हैप्पीली इंडिपेंडेंट एट द मोमेंट। आपने 2 बार प्रयास किया कांग्रेस की टिकट के साथ कि मैं यहाँ से कांग्रेस की टिकट साथ लड़ूं, लेकिन अनलकीली आपके भाग्य में नहीं थी टिकट। करेक्ट। और जब आपने इंडिपेंडेंट खड़े होके भी चुनाव लड़ा तो ऐसे लड़ा जैसे आप मतलब धूल चटाई दी होती। बच गए नीलवीर जी। तो कांग्रेस ने चलो मान लिया, एक बार नहीं देखा, दूसरी बार भी नहीं देखा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी? क्या कोई अंदरूनी ऐसा कोई चेहरा कांग्रेस का था आपके साथ जो आपको ही काटे जा रहा था नीचे से? देखिए, जब कोई बात हो जाती है देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशंस। अगर मैं आज कोई भी बात यहाँ कहूँ तो मेरी नॉलेज नहीं होगी, वो मेरा गेस वर्क या कुछ ही होगा। लेकिन यस, अब की बार कांग्रेस ने जो हरियाणा में किया, कहते हैं ना, इट्स बियॉन्ड बिलीफ। और वो इतना बियॉन्ड बिलीफ है जो कर बैठे कि शायद आज ऊपर से लेके नीचे तक, आई कैन से फ्रॉम टॉप मोस्ट कांग्रेसी जो आज देश के होंगे टू हर बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता, पुराना कांग्रेसी, सच्चा कांग्रेसी, आज हर कोई स्तब्ध है। और इसके पीछे क्या मंशा रही? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी के अंदर आप अपने हाथ से खो बैठे? मतलब अब तो चर्चाएं चलती हैं, लोग एक से एक एग्जाम्पल लेके आते हैं। कोई कहते हैं सामने केक पड़ा था, उठा के खाना था, खाया ही नहीं, वो भी नहीं हुआ। दे दिया है ना, केक दे दिया कि वो ले गए, बट यू आर राइट, दे दिया। और इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता।
एक सांझी सोच, एक मैं कहूँगी या तो कहिए बदकिस्मती या कहिए एक नकारात्मकता, वो चारों तरफ चल पड़ती है ऐसे टाइम पे। मैंने एक बात हमेशा कही, हमने तो कांग्रेस जनवरी में ही ज्वाइन करी थी 24 के, और ज्वाइन करने के बाद मुझे कांग्रेस के कई बड़े ही जुझारू और अच्छे सच्चे साथियों के साथ काम करने का भी मौका मिला था। उसके अंदर जब बात होती थी, देखिए मैं हमेशा आपको नहीं लगता लोकसभा चुनाव में आपका यूज किया गया दोबारा फिर से? हमने बहुत मेहनत करी और मैं कह सकती हूँ कि जीत में हमारा भी एक योगदान था बहुत अच्छा। आज याद करते हैं वो कैंपेन तो हम हंसते हैं कि क्यों खर्च क्यों हो हमारा रहे थे। यूज किया गया मतलब? यस, इट सीम्स लाइक आपका इसके बारे में क्या सोचना है कि अगर आपको टिकट नहीं मिली तो उसको हम कहेंगे कि आपका यूज कर लिए, आप कहोगे हमारा यूज कर लिया गया। अगर आप स्टिल बिलीव टिकट ना मिलने के बाद भी आप कांग्रेस में होते तो तब क्या कहते हैं आप? कोई चांस ही नहीं था मैं टिकट मिलने के बाद कांग्रेस में, ना मिलने के बाद कांग्रेस में रहती। देखिए, ये ना कहने की बात होती है चित्रा चुनाव लड़ी है। चित्रा चुनाव नहीं लड़ी थी, एक टीम चुनाव लड़ी थी। लोकसभा में भी एक टीम थी। अगर आज आप जाकर उन वीडियोस को देखेंगे जब टिकट हुआ और जिस तरह का कैंपेन हमने करा, क्या हम अंबाला कैंट जीते? हम जीते नहीं, लेकिन अंबाला कैंट में जो पता नहीं 40,000 प्लस की जीत थी, हमने 3,000 पर लाकर खड़ी कर दी थी, जो हार थी पिछले बार की। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस का एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता जो हमारे साथ कांग्रेस में आया था उस वक्त इकट्ठा हुआ था, और जब ये टिकट्स नहीं देते, जब इस तरह की बातें करते, तो कहीं ना कहीं सभी को नकार देते हैं। सभी को, ये मैं कहूँगी मेरे साथ धोखा नहीं हुआ, हर एक उस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ जो एक सच्ची सोच के साथ लगा हुआ था और सोच रहा था कि कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। सोशल मीडिया हैंडल भी, मतलब आप हेड थे उनके, सोशल मीडिया इंचार्ज थे आप नहीं, लोकसभा में? मैं जब पहले कांग्रेस में थी तो मैं महिला कांग्रेस का सोशल मीडिया मैंने स्टार्ट किया था, मतलब जीरो से ट्विटर, वेबसाइट लॉन्च राहुल गांधी जी से, यहाँ तक कि महिला कांग्रेस का लोगो, उस वक्त 32 साल हो चुके थे संगठन को बने, पर लोगो नहीं था। यूथ कांग्रेस का था, सेवा दल का था, मतलब INC का था, हर इनके वर्ग का, NSUI का था, सिर्फ महिलाओं को नहीं था। तो हमने राहुल गांधी जी से पिच करी कि आप महिलाओं को पहचान देने की बात करते हो पर अपने संगठन को पहचान नहीं दी। तो उन्होंने कहा नहीं, ज़रूर देंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उस वक्त हमारी अध्यक्ष सुष्मिता देव जी हुआ करती थी, उनके साथ मिलके मैं पहले से ही बहुत इसके पीछे पड़ी हुई थी, हमारा लोगो। तो उन्होंने मेरे को मौका दिया और हम लोगो भी हमने इसका बनाया था। तो उस वक्त मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, नेशनल बॉडी जो महिला कांग्रेस की थी, उसके अंदर मैं जनरल सेक्रेटरी थी और इंचार्ज सोशल मीडिया थी। तो जब मैंने छोड़ा 1 साल बाद, तो तब 1 लाख से ऊपर ट्विटर हमारा जा चुका था। और जब आप ज्वाइन किया तो मैंने जैसे कहा कि जो स्ट्रैटेजी टीम थी, जो हम हर रोज़ मीडिया मॉर्निंग में डिस्कस करते थे कि क्या लाइन उठानी है, किसको कैसे पुश कर सकते हैं, क्या एक्टिविटी कर, तो उसका मैं हिस्सा बनी थी अनऑफिशियली। कभी मुझे कोई रोल नहीं दिया गया था, पर उस वक्त हमारे जो प्रभारी थे तो उन्होंने ये बोला कि चित्रा, पद देने का टाइम नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कोई उठा के काम करना शुरू कर दे, तो आई यू विलिंग? तो मैंने दीपक बाबरिया, हालत खराब थी उस समय कांग्रेस हाँ की? हालत खराब थी पहले से? हालत खराब नहीं थी। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टियों में कई बार पार्टी तो बड़ी है, नो डाउट, बट सत्ता में ना आना भी एक चुनौती है, मतलब वो प्रॉब्लम है उस समय, ये तो कह सकते हैं हम। नहीं, उस वक्त दे वर 100% श्योर कि वो सत्ता में आ रहे हैं, दे वर 100% श्योर। और मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की यही थी कि आ रहे हैं, मान के चले आ रहे हैं बस। फिर तो मुझे लगता है चिंता ये थी कि यार 60 बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, इतनों को कैसे हैंडल करेंगे, मिनिस्ट्रियाँ कैसे बांटेंगे, 55 तो आएंगी, 50 तो आ ही जाएंगी, 45 तो सोते हुए भी कहीं नहीं गई। और कब हुआ कि 19 में जब कोई वेव नहीं थी, कांग्रेस की 32 सीट आ रही है और इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी में कांग्रेस की 37 आ रही है। 37 आ रही है। तो ये तो हर कोई बोल रहा था कि कांग्रेस दोनों बार आ रही थी, दोनों बार, 19 में भी और 24 के अंदर भी। नहीं, 19 में कोई नहीं कह रहा था कांग्रेस आ रही है, लेकिन मेरे पास प्रधान जी ने मेरे से टाइप कराई थी चिट्ठी, जो उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद जी को दी, वो हमारे प्रभारी थे। तो उस वक्त आप जिससे भी बात करते ना 19 में, आपको हर सर्वे वाला कहता है नहीं दीदी 12 आ रही हैं, 13 आ रही हैं। जैसे चुनाव आया, दीदी 2 डिजिट में भी नहीं जाएगा, ठीक है। और यही लोग थे जो हर सीनियर लीडर को हरियाणा में और सेंटर को सर्वेस करके देते। उस वक्त प्रधान जी ने मेरे से चिट्ठी टाइप करवाई, चित्रा, उन्होंने कहा 90 विधानसभा लिख और आगे कैंडिडेट लिख।
और उन्होंने वो लेटर, मेरे पास पड़ा होगा मेरे कंप्यूटर में आज तक, तो उन्होंने वो लेटर गुलाम नबी जी को दिया कि चौधरी साहब हम जीत रहे हैं, आप लड़िए तो सही। तो गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी ये कहा नहीं जीत रहे निर्मल, क्या बात कर रहा है। लेकिन वो टिकटें बिल्कुल ठीक थी, अगर वो देते तो वो जीतते, उनमें से कहीं इंडिपेंडेंट ले गए, वरना नहीं तो इतना ले गए कि वो सब्सटैंशिएटेड अमाउंट थी, बहुत तगड़ी। तब की बार बिलीव नहीं था उन्नीस के अंदर कांग्रेस को, लेकिन अब बिलीव था और सुनामी भी थी। अब ऐसे क्या फॉल्ट लगे आपको कि कांग्रेस हार गई? अब मुझे लगता है एज ए बैलेंस्ड आंसर, एज अ बैलेंस्ड आंसर मैं दूंगी कि कुछ लोगों को लगा कि अगर अब की बार सरकार आ गई और जिन्हें मौका मिलने वाला उन्हें मिल गया तो हमारा कभी मौका नहीं लगेगा। कुछ ये लगा जो इन्होंने मेहनत करी थी, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा था, कहीं जो चर्चाओं में आया कि उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया कि गो अहेड, विन द स्टेट बोल्डली, डोंट वरी। उनके दिमाग में भी लोगों ने बातों में, चर्चाओं में डाउट डाल दिया कि बम्पर विन आ गई तो आप ही खतरे में हो। सेंटर नेताओं ने भी ऐसा किया। देखिए सेंटर का ही आता था कि अगर बम्पर विन आ गई तो फिर जो आज लीड कर रहे थे, देखो हुड्डा जी लीड कर रहे थे कि हुड्डा जी का भविष्य फिर सवालिया निशान के नीचे आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू, जो आम बातें चली, एक इनसिक्योरिटी चारों तरफ हरियाणा में आ गई। जो लीड कर रहे थे 4 जून में, आपको नहीं लगता कि हरियाणा कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई थी? 100% श्योरली बटी हुई थी, सबको दिख रहा था। बटी हुई थी, क्या बटी हुई है। जिन कारणों से आप चुनाव हार गए, आज तक वो कारण नहीं हटा पाए हो। एलओपी क्यों नहीं अनाउंस हो रहा? गुटबाजी। प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं हो रहा? गुटबाजी। जिला अध्यक्ष की आपकी लिस्ट 45 दिन लेट हो गई है, क्यों? गुटबाजी। जिन लोगों ने जमानतें जब्त कराई चुनाव में, उनको आज पद दिए गए हैं, जिम्मा दिया गया है जिला अध्यक्ष चुनने का, और क्यों? गुटबाजी। तो नथिंग हैज चेंज्ड। तो जो मैं आपसे कह रही हूँ कि एक इनसिक्योरिटी पूरे कांग्रेस में थी, जो लीड कर रहे थे उनमें भी, जिन्हें लग रहा था हम लीड नहीं कर पाएंगे उनमें भी, ये कलेक्टिव इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं हर एक के हाथ से जो है छुड़वा गई, अपॉर्चुनिटी मिस करवा गई। तीसरी बार फिर भाजपा फिर आ गई। भाजपा हैज़ वर्कड वेरी हार्ड। अगर ये वेव कांग्रेस के खिलाफ होती ना जी, तो घर सो रहे होते सारे। बट कहते हैं ना, गिव द डेविल इट्स ड्यू। वो तो डेविल तो हम इसलिए कह रहे हैं ना, एक समय पे हम विपक्ष उनको लेके चले थे इस चुनाव अभी अभी तो इंडिपेंडेंट के लिए हाँ। आपकी अपोजिशन पार्टी कौन सी है? देखिए हमारी ऑपोजिशन पार्टी वो होगी जो जनता के खिलाफ होगी, वेरी सिंपल। तो कौन सी चाहे पार्टी हमें- जनता के खिलाफ देखिए होगी? सत्ता पक्ष से ही सवाल करे जा सकते हैं, सत्ता पक्ष से ही हम मांग करेंगे, क्योंकि आज उन्हीं के पास सारी चाबियां हैं। अगर गली बननी है, सड़क बननी है, प्रोजेक्ट खराब होता जा रहा है, कहीं पे धांधली होती दिख रही है, तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे। अगर किसी की तनख्वाहें पेंडिंग है, तो आज उन्हीं से बात हमें करनी पड़ेगी, उन्हीं से हमें आगे आके तो वो कितनी करना बार पड़ेगा। आपकी अनिल विज जी से बातें हुई है? अनिल जनता विज के जी- लिए, जनता के लिए। देखिए अनिल विज जी से जनता के लिए हमने कभी पर्सनल मीटिंग नहीं करी, लेकिन यस, क्योंकि वो यहाँ के विधायक रहे, वो बहुत से कंसर्न डिपार्टमेंट और के आज के मिनिस्टर विधायक नहीं, पिछले 30 सालों से हैं। 30 सालों से विधायक है। तो हमने उनको चिट्ठी भी लिखी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे और मुख्यमंत्री से भी मांगे करी। हमने जब कंसर्न डिपार्टमेंट होता था, अधिकारी होता था, निगम होता था, कमिश्नर होता था, तो हमने वहाँ भी बात करी। और आज की तारीख में भी अगर मेयर है या एसडीएम है, जो जहाँ पे जिस रेलेवेंट लेवल पे बात होगी, आज हम वहाँ पे मैटर ज़रूर एड्रेस करते हैं। आप विज के सामने चुनाव लड़े दोनों बार, 19 में भी और आप 24 में भी। ऐसे क्या आपको, जो आपके कैंपेन का मुख्य हिस्सा रही, 19 के अंदर क्या था और 24 के अंदर क्या था? देखिए कैंपेन के अंदर एक बहुत बड़ा मुख्य हिस्सा था कि एक हमें इमेज को बस्ट करना था, हमने अकाउंटेबिलिटी पे उन्हें लेके आना था। उन्होंने गब्बर कह लें या होम मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह से अपना एक ऑरा बनाया है, मेरा काम 303 की गोली की तरह होता है, सिर्फ एक अनाउंसमेंट आती रही, इतना करोड़ रुपया आ गया, 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 उसके आगे कोई चर्चा नहीं थी। उसके सिर्फ आगे की आया, चर्चा लगा नहीं। लगा कहाँ, लगा क्यों नहीं? 40 करोड़ के स्टेडियम पे 120 करोड़ क्यों लग गया? आप देखिए, जितने का हमारा बैंक स्क्वायर बनना था उतने में बना नहीं, उससे डबल एस्टिमेशन हो गए।
जितने का शहीदी स्मारक बनना था, दुगना तिगना चौगुना, गॉड नोज आज वो प्रोजेक्ट कहाँ जा चुका है, टाइम लाइन वाइज और बजट वाइज, ये हुआ क्यों नहीं? करोड़ों करोड़ों सौयों करोड़ मैं कहूँगी अम्बाला के अंदर ड्रेनेज पे और सीवरेज पे डल चुका है, लेकिन सीवरेज जुड़ा ही नहीं, 14 से डल रहा है सीवरेज। सड़कें बन रही हैं, उखड़ रही हैं, बन रही हैं, उखड़ रही हैं, सड़कें बनी ही नहीं, लाइटें लग रही हैं पर बुझी पड़ी हैं। हो क्या रहा है अम्बाला के अंदर? तो इन चीज़ों को लेके तो हमने अनिल विज जी से जो था पूरा उनको लिया, और हम समझते हैं कि जिस तरह की उनकी इमेज है, सड़क पे चलते हुए ट्रक को खोल के तो चालान कर लेते हैं। एक स्टेडियम बैठा हुआ है उनकी जड़ में सालों से, आज तक उसमें झांका ही नहीं क्या? मतलब कहने का ये है, अपने घर में नहीं देखते। यस, मैं कहती हूँ जितना बड़ा दिया उतना बड़ा अंधेरा, और उस अंधेरे में रोशनी मारने का काम हम तब से करते आ रहे हैं। तो चुनाव के अंदर यही हमारा मुद्दा था कि इस कहते हैं ना राजमटाज, इस जैज से, ये करोड़ों रुपए की अनाउंसमेंट से परे हटके ज़मीनी हकीकत, सड़क की हकीकत, गटर नाली की हकीकत के ऊपर हमने काम किया और पूरा टाइम करते आए हैं। और मैं समझती हूँ इसी ने कहीं ना कहीं लोगों में एक रेजोनेंस पाई। मुझे 19 के चुनाव में लगभग 45,000 के करीब वोट थे, अब की बार 52,000 के करीब वोट थे, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को भी आ रहा था नज़र, और लोगों ने 50,000 वोट थोड़े नहीं होते, बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक विधानसभा के अंदर। अगर आपको 50,000 वोट मिल रहे हैं तो आप एक प्रिय नेता हो इस एरिया के, और फिर भी आपको 2 बार में जीत नहीं मिली। ऐसे क्या कारण रहे जो 2 या 2,500 वोट से आप पीछे रह गए? मतलब आपने एनालिसिस किया जीत के बाद, अपनी हार के बाद? देखिए, मेरा सबसे बड़ा जो मैं समझूंगी, मेरा जो सब बहुत से होते हैं माइक्रो कारण, बहुत सारे मिलेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चर्चा नहीं कर सकते? नहीं, वेरी सिंपल आई से, मेरा सबसे बड़ा कारण दोनों टाइम ये रहा, मुझे पार्टी की टिकट नहीं दी गई। बस जो कांग्रेस के नाम के वोट थे वो नहीं आए। 19 में शायद वो वोट इतना फर्क ना डाल पाते, कांग्रेस की कोई वेव भी नहीं थी, कांग्रेस कैंडिडेट को 7,000 कुछ वोट पड़े थे, अब की बार 14,000 के करीब वोट पड़े हैं। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो मैं एक देख रही थी कहीं पे हमारा वो कि 19 में कांग्रेस को तकरीबन 7% के करीब वोट पड़े थे और अब की बार 8% वोट पड़ा है, तो कांग्रेस का वोट शेयर अराउंड 1% ही पूरे बढ़ पाया था। तो मैं समझती हूँ कि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि अगर मुझे पार्टी का सपोर्ट रहता तो आई कुड हैव गिवन दीज सीट्स टू द पार्टी, और दोनों टाइम पार्टी ने मेरे तो आग लगाई, कहते हैं अपने भी आग लगा ली उस टाइम। तो देखो, आपके फादर साहब कांग्रेस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, हाँ, आपने हेल्प नहीं मांगी उनकी? प्रधान जी की एज ए कांग्रेस, हाँ, एज ए कांग्रेस लीडर? नहीं, एज अ फादर मैंने उम्मीद करी होगी, नॉट एज अ कांग्रेस लीडर। और यहाँ पर भी जब मैं समझती हूँ कि जब मैंने चुनाव लड़ा, लाइक आई सेड, क्या कन्वर्सेशन होती थी आपके फादर साहब के साथ? टाइम ही नहीं था कॉन्वर्सेशन का। जिस दिन आखिरी दिन था, 11 तारीख थी मेरे ख्याल से, लास्ट डे 11 थी या 12 थी मेरे ख्याल से नॉमिनेशन भरने की, तो 11 की रात को 2:30 बजे मेरा टिकट कटा। अगले दिन 2:30 बजे नॉमिनेशन, तो 12 घंटे थे। प्रधान जी अभी लौटे भी नहीं थे दिल्ली से, तो मैं उन्हें मिली ही कोई तकरीबन 6 बजे मॉर्निंग में। और तब तक आप फैसला कर चुके थे? तब तक ये था कि भाई देयर वाज अ लॉट ऑफ शॉक। सबसे बड़ा शौक था दोबारा हो गया, मतलब सबसे बड़ा शौक ये था। और जब मैं बाहर आई, मुझे याद है हम तो पूरी रात सोए भी नहीं थे उस दिन, क्योंकि पहले प्रधान जी की टिकट मिलने की रौनकें लगी हुई थी, 1:30 बजे तक यहाँ पे सारे साथी थे, जब तक नहाए धोए। घर में एक साइड खुशी मन रही है, एक साइड झटका लगा था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, माहौल घर का हो गया था। तो सो मैं कहूँगी सबसे पहली मेरी मीटिंग तो अपनी साथियों से हुई। बहुत से साथी मॉर्निंग में ही आ गए थे, और मुझे याद है वो साथी आपके थे? अम्बाला कैंट से, अम्बाला कैंट के साथी सब थे। मैं ये नहीं कहूँगी, साथी एक परिवार होता है, इतने सालों का प्रधान जी की भी कमाई है, मैं नहीं कह सकती मैंने आके सारा कुछ कमाया था, पर यस मैं कहूँगी मैंने रिश्ते निभाने की पूरी कोशिश करी। तो जब मैं तैयार होकर सुबह निकली तो प्रधान जी का कमरा उधर था, बीच में एक हॉल था, उसमें ही सारे आए हुए थे। तो इससे पहले मैं वहाँ जा पाती, बड़ा इमोशनल सा हमारा एक माहौल इधर बना, सबने कहा हमने लड़ना है चुनाव। और मुझे याद है कि प्रधान जी पीछे से निकल कर आए, हम सब बात कर रहे थे, तो प्रधान जी ने पीछे से सुनी और प्रधान जी ने कहा तुम्हारी टीम तो रेडी है चित्रा, आप फैसला लो, आप लोग क्या करना चाहते हो। और प्रधान जी निकल गए, उनको अपना करना कराना था, हमारे पास तो कुछ भी कोऑर्डिनेट करने का टाइम नहीं था।
नामांकन भी दौड़ते फिरते हुआ, क्योंकि अब हम नामांकन की कहाँ गैदर करें। बड़ी होप चोप सी स्थिति बन गई होगी उस टाइम। बहुत। उस दिन बरसात हो रही। बरसात हाँ, कहाँ पे गैदर करें टीम को, इकट्ठा कहाँ हुए, नामांकन के लिए किधर से जाएंगे। कांग्रेस भवन तो अब बाहर है, कहीं आप गैदरिंग करोगे तो परमिशन लोगे, टेंट लगाने की जगह नहीं कोठी पे कर लें, यहाँ से करेंगे तो उधर कैसे जाएंगे। हमने ऑलमोस्ट ये माइंड बना लिया कि ऐसा है, चित्रा नामांकन करो, क्योंकि अभी तो आपने इंडिपेंडेंट के तौर पे कागज भरने हैं, सिंबल चूज करना है, क्योंकि आपको अब कर देना 6 घंटे पड़े थे। कहाँ कहाँ से सब आए, किसी ने हिम्मत, किसी ने मदद, किसी ने कोई फैसला, किसी ने कुछ और करवाया। तो एकदम ये हुआ कि भी एक जगह है नियर द एसडीएम दफ्तर, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। 11 बजे ये फैसला हो रहा है, क्या करें, बुलाएं, मैसेज, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, हम तो कागज़ करने में लगे हुए हैं, इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। और कैसे वहाँ ना स्टेज लगाने की जगह थी, एक माइक पहुँचा दिया गया, ना कुर्सी रखने की जगह थी, पूरा मैदान भरा हुआ था साथियों के साथ। अपने आप आए, जिसको जहाँ से मैसेज मिला, मैं सबको बोल गई, मैंने कहा मैं भर के आती हूँ, आप लोग यहीं रुको। तो सब पैदल साथ ही चल लिए। एक बड़ा इमोशनल सा मोमेंट था। और मैं तो कहती हूँ कि मैं जब जब याद करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मैं ज़िंदगी में अपने उन साथियों का, अपने हर उस 52,000 वोट का, हर किसी का, और ऐसा नहीं है बहुत से लोग आए, पूरे हरियाणा से लोग आए चुनाव में आशीर्वाद देने के लिए। एक साथी आए, एक चुन्नी लाए छोटी सी, जैसे साउथ के होते हैं हरियाणा के, पैंट के साथ स्पोर्ट शू पहना हुआ, एक बैग ले रहे, आपके लिए कुछ लाया हूँ। मुझे बड़ा सुबह सुबह 6 बजे, मैं पता नहीं क्या लाए हैं, थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। दुपट्टा खोला, एक दुपट्टा निकाला, माता की चुन्नी, उनकी माँ ने उसमें 10-10 रुपए के नोट सिल रखे थे। अच्छा, कहते ये आपके लिए है। वो 2 आए, मेरे कंधों पे चुन्नी रखी, फोटो खिंचाई, आशीर्वाद दिया, चले गए। तो मैं तो जब ये चुनाव याद करती हूँ ना जी, मेरा तो सर झुक जाता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। पार्टी ने जो भी किया, लेकिन लोगों ने बहुत हौसला अफजाई करी, कंधे से कंधा मिला के लड़े। और अम्बाला कैंट का चुनाव तो ऐसा था, अब भी मुझे लोग मिलते हैं ना, कहते जी हमने वोट तो आपको दी थी, हमने वोट तो आपको दी थी। तो सो ये यस, पता नहीं वो 2 या 2,500 वोट कहाँ रह गई जो नहीं आई। मैं समझती हूँ कि सिर्फ मेरी सीट को देखोगे तो आप अलग निष्कर्ष निकाल सकते हो। आप पूरे हरियाणा को देखो कि 90 सीटों में से जिस पार्टी को 60 मिल रही थी, उसकी 35 के पास आके कैसे लग गया नंबर। हर सीट के ऊपर एक वोट शेयर शिफ्ट हो गया। ये बीजेपी की प्लानिंग थी, वर्किंग। जब आपकी टिकट कटी, जब टिकट कटी तो किसी का फ़ोन आया था आपके पास? किसी लीडर का फ़ोन आया था कि हम आपको नहीं दे रहे हैं, या फिर हमने उनको दे दिया, आपको साथ रखने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ? नहीं, नॉट रियली, ऐसा कुछ बात नहीं हो पाई थी। किसी का फ़ोन नहीं आया? मेरी दीपेंद्र जी से रात को बात हुई। अच्छा, दीपेंद्र जी ने यही कहा, चित्रा आई एम वेरी सॉरी वी ट्राइड। तो उससे ज़्यादा उस वक्त कुछ बात करने का था भी नहीं, यू नो। साथ रखने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने? आई थिंक उनके लिए भी उस वक्त ये बात ना एकदम से बड़ी अटपटी सी थी, और वो उस वक्त एकदम से ये नहीं बोल पाए कि चित्रा आप ये कर लो, आप वो कर लो। हमने अगले दिन नामांकन कर दिया, और उसके बाद मैं यही कहूँगी कि भी किसी ने मुझसे तो बात नहीं करी कि बैठ जाओ चित्रा। अच्छा, अपने नामांकन भरा, चुनाव लड़ा, रिजल्ट आया, रिजल्ट बड़ा धमाकेदार आया। हालांकि हार थी, लेकिन चित्रा सरवारा नाम था, अनिल विज से ज़्यादा नाम चित्रा सरवारा था उस समय पूरे हरियाणा के अंदर। और ये भी था कि चित्रा सरवारा जीत रही है। हाँ, यस यस। तो उस रिजल्ट के बाद किसी लीडर का फ़ोन आया हो आपके पास? देखिए, इन गुडविल कोई ना कोई बात कर लेता है, बट नथिंग एज सच कि वो किसी पॉलिटिकल मायने में उस बात को लिया जाए। इट्स क्या बात हुई थी नॉर्मली भी? यही होता था, चित्रा कमाल है, कैसे हो गया, दिस वाज सच ए मिस्टेक। लेकिन उस वक्त तक उनके पास पूरे हरियाणा का एक उससे भी बड़ा मुद्दा आ गया था। मैं समझती हूँ ये कॉन्वर्सेशंस बहुत अलग होती है, अगर हरियाणा में पार्टी जीत गई होती तो वो और होती। मुझे लगा कि जब मेरी लीडर से उसके बाद बात हुई तो वो खुद इतने हताश थे, वो खुद इतने दुखी थे, वो इतने हैरान थे रिजल्ट के ऊपर कि शायद ही कोई स्टेट में होगा। अच्छा, कि ये जो सीट थी आपकी वाली सीट, उसकी टिकट देने की कमान किसके हाथ में थी? देखिए, जहाँ तक सुनने में आया है कि शैलजा जी के हाथ में थी यहाँ की टिकट्स। जो कांग्रेस एक कोटा करती है,
लाइक राहुल गांधी जी तो मेरिट 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 करते रहे, और कब वो कोटा 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 हो गया, पता नहीं चला। कब क्रेडिट 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 हो गया, कोई कह रहा है कैश हो गया, कोई कह रहा है काइंड हो गया, वो पता ही नहीं चला। सो दैट्स व्हाट्स कॉस्ट कांग्रेस। अगर कोई सोच रहा है कि इसमें कांग्रेस के एक ही गुट का नुकसान हुआ, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस चुनाव ने कांग्रेस का जितना नुकसान किया, शायद ही किसी नुकसान चुनाव ने किया इन द स्टेट। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की साख बिल्कुल डगमगा गई। एक लोकसभा के बाद इतनी बोएंट कंडीशन में गठबंधन था, कांग्रेस थी, 5 सीटें आप जीत के बैठे हो, वो सब का सब धूमिल कर दिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी की इनफॉलिबिलिटी, जो कहते हैं ना इसे हरा ही नहीं सकता, और पता नहीं कौन सा जिन ये डब्बे में से कब निकाल के ले आएंगे और क्या कर देंगे, अगर कर दिया वो। अगर बीजेपी की देखें तो जहाँ तक मेरी थिंकिंग थी चुनाव के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे अभी भी तीसरे चुनाव के अंदर भी 2014 से पहले के मुद्दों के साथ लड़ रहे थे। 2014 से पहले हरियाणा ऐसा था कांग्रेस के राज में, और अब कैसा है? उनके पास कोई नए मुद्दे नहीं थे, कुछ नया नहीं था उनके पास। वही पर्ची खर्ची 2014 से पहले क्या था अब क्या है, बस ये 2 ही 3 मुद्दे, और सारा चुनाव ही उन मुद्दों के ऊपर निकाल दिया। तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी का कैंपेन था वो कितना प्रभावी था इस चुनाव में? बीजेपी का कैंपेन चर्चा में नहीं था, यू आर राइट। और कहते हैं ना साउंड बाइट अगर देखो तो 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 में गैस सिलेंडर, 6000 की पेंशन, साउंड बाइट तो कांग्रेस का तगड़ा था, लेकिन उसने बाइट नहीं किया पब्लिक को। मतलब हैरानगी ये होती है कि 6000 पेंशन को वोट नहीं पड़ रहा भाई, विनिंग वोट नहीं पड़ रहा। बीजेपी के मैनिफेस्टो से ज़्यादा बीजेपी की माइक्रो वर्किंग थी जो उनके लिए बेनिफिशियल थी। आरएसएस का कार्डर वर्क था जो हर उस पे हुआ। और हैरानगी की बात है तीसरी बार आरएसएस लोकसभा चुनाव के अंदर इतनी एक्टिव नहीं थी जितनी विधानसभा चुनाव में थी। यस बिल्कुल। एंड हैरानगी की बात है तीसरी टर्म आ चुकी है और अभी तो शुरू हुआ है, 4.5 साल पड़े। विपक्ष ये भी सोच रहा है आराम से शुरू करेंगे अगले साल या परिसीमन के बाद काम शुरू करेंगे। आरएसएस इज स्टिल एक्टिव, आसपास के गांव के अंदर शाखाएं लग रही हैं, सारा कुछ हो रहा है ऑलरेडी इतने जोर शोर से। और बीजेपी अपनी हार पे, जीतने के बाद अपनी बची हुई हार पे काम कर रही है। कांग्रेस हारने के बाद भी अभी किसी चीज पर पहुंची ही नहीं है। मतलब नो कॉन्क्रीट स्टेप हैज बीन टेकन। ये जो जिला अध्यक्ष बनेंगे ये भी अगर ये शुरुआत है ना, ये आगाज है, तो अंत भी कोई खास इस बात का एक्सरसाइज का नहीं होगा। तो यस, मैं समझूंगी मैनिफेस्टो से ज़्यादा वर्किंग थी। हरियाणा की मानसिकता, माइंडसेट, पसंद नापसंद की एक बहुत बारीकी से उसके ऊपर काम किया गया था, जिस तरह से एजेंडा सेट करा गया। और मैं समझती, आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया विंग है वो प्योरली एक्टिव थी, बिल्कुल एक सेकंड भी लेट नहीं थी? मैं उस वक्त ना कांग्रेस में थी सपोजिटली। मतलब कांग्रेस जो भी पवाड़े कर रही थी उस समय, तो उसका जो प्रत्युत्तर है वो फटाफट आ रहा था भाजपा की तरफ से, भाजपा की सोशल मीडिया विंग की तरफ से। आपको लगता है? एक्चुअली प्रत्युत्तर उस वक्त ऐसा लगता था कि कांग्रेस की तरफ से ज्यादा आ रहा है। भाजपा सत्ता में थी, लीडिंग नैरेटिव उनका होना था, अटैक लेने के लिए वो मैदान में खड़े हुए थे। तो उस वक्त लीडिंग अप टू, तो हमें लगता था कि हम बेटर कर रहे हैं। मैं कैंपेन और टीम से जुड़ी भी हुई थी। इसके अंदर मैनिफेस्टो कैंपेन से ज़्यादा ग्राउंड वर्क। और जैसे कि आपने कहा, कांग्रेस ने बोला 6000, लोगों ने खरीदा तो नहीं ना 6000। बीजेपी ने बोला खर्ची पर्ची, लेकिन पीपल आर बाइंग इट। ये लोगों में भी बात है, ये बिना खर्ची पर्ची। रियलिटी क्या है? आपको क्या लगता है इसकी रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी इज मिक्स्ड। रियलिटी तो सबसे बड़ी ये है कि नौकरी ही नहीं है। खर्ची कर लो, पर्ची कर लो, नौकरी ही नहीं है। ना रहा बांस, कोई सी भी बांसुरी बजा लो आज इसके ऊपर। वी वर, अभी मैंने लेटेस्ट आंकड़ा नहीं देखा, द मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट। अगर भाजपा किसानों को हैंडल कर ले, महिलाओं के ऊपर प्रोएक्टिव हो जाए और युवाओं को नौकरी दे दे, फिर तो मेरे को लगता है कांग्रेस के पास प्लेटफॉर्म ही नहीं बचेगा कोई अटैक करने का। छोड़ो, राजनीति की बातें हो गई, काफी डीपली बातें थी। अभी फिलहाल चित्रा सरवार जी क्या कर रही हैं आज के दिनों में? आज के दिनों में
आज के दिनों में हेल्थ हो रही है, हेल्थ पे काम किया जा रहा है। काम किया जा रहा है, वर्कआउट, डाइट इम्प्रूव करी है अपनी पहले से। आज की डेट में हिस्ट्री पढ़ रही हूँ मैं, ओके। क्योंकि एकदम से शौक जागा। तो ये है कि भी बच्चों की बुक से लेके एनसीईआरटी की बुक से लेके एनसाइक्लोपीडिया से लेके नेट पे बड़ा रिसर्च चल रहा है टॉपिक वाइज। एंड मैंने डिज़ाइन एजुकेशन ली थी, तो उसमें मेरी ना 10वीं के बाद हिस्ट्री की कोई फॉलो अप नहीं रही। एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न एकदम से शौक जागा है, तो लॉट्स ऑफ हिस्ट्री आई एम गेटिंग इनटू। आई लव बुक्स। आई लव बुक्स। कौन सी? बुक से प्यार है आपको? अभी फिलहाल के दिनों में जो जागा है। हाँ। अब तक मोस्टली मैं देखा बहुत सारी बुकें लगी हुई हैं। हाँ, बहुत सारी बुक्स हैं, हाँ। सबकी टेस्ट रिफ्लेक्ट करती हैं। प्रधान जी की हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, मदर ने बहुत सारी कलेक्शन करी थी एनसाइक्लोपीडियाज की, वो हैं। हमने फिक्शन पढ़ी, वो है। सेल्फ हेल्प, मेडिटेशन, दिस दैट, उस पे सेक्शंस मिलेंगे। फिर जब लाइफ में बच्चे हुए तो अब एक बच्चों का सेक्शन बन गया है, जो जो किताबें उनकी करी, अब वो पढ़ने लग गए हैं, तो अब उनके सेक्शंस बनते जा रहे हैं। तो आप डिजाइनिंग में भी रहे, फैशन डिजाइनर थे आप? फैशन नहीं थी, फैशन नहीं थी, वो देखा आपने फर्नीचर एंड इंटीरियर्स, और उसके बाद डिजाइन 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें Yes. आपका डिजाइन टीम में थे आप उसमें? हाँ, आई वाज हेडिंग द डिजाइन लीड इन दिल्ली। टेलिंग। वो शौक फिर आप नेशनल खिलाड़ी भी रहे आप हाँ, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के, तो मिक्स्ड कैसे हुआ, मतलब डिजाइनिंग में भी और फिर स्पोर्ट्स में भी और अब राजनीति में? मैं कहूँगी Which you loved most? मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इजीली मैंने, गोइंग विद द फ्लो जैसे होता है। और मैं स्पोर्ट्स स्कूल राय में पढ़ती थी, तो वॉलीबॉल था, और वहाँ पे बहुत सीरियसली भी कराते हैं। और मेरे पास मेडिकल था, डिस्ट्रिक्ट खेले, नेशनल खेले, विमेंस नेशनल जीते, एक इंडिया कैंप करा, तो वॉलीबॉल लाइफ में आ गया। बट उस वक्त कोई करियर इसमें बनाने का नहीं था, मन नहीं था। मन नहीं था। करियर बनना था मेडिकल में उस वक्त, बिकॉज स्पोर्ट्स का बड़ा बिजी रहते थे। मेडिकल में क्यों? क्योंकि मैंने सब्जेक्ट्स वो ले रखे थे। अच्छा। क्वाइट फ्रैंकली 90s, अर्ली 90s में हमारे माँ बाप हमसे पूछते ही नहीं थे कि तुम काम क्या करोगी। आज तो मैं अपनी 7वीं क्लास की बेटी को भी पूछ रही हूँ, भी व्हाट्स द करियर चॉइस। हमारा कोई करियर होराइजन पे नहीं था, करियर करना है नहीं आप करना। प्रधान जी की बेटी भी थे, तो उसके साथ भी कुछ अलग फ्लो जा रहा होगा। नहीं, प्रधान जी हमेशा कहते थे भी समाज के लिए काम की चीज़ बनना है। हमें समझ ही नहीं आता था इसका क्या मतलब है। मेरी मदर मुझे हमेशा कहती थी कि भी चित्रा, यू हैव टू बी अर्निंग इन योर लाइफ। और हम ना थोड़े स्मार्ट बना करते थे उस टाइम, तो किताबें पढ़ रखी थी, तो मैं उन्हें कहती थी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस गॉन विद द विंड। तो मुझे आज तक वो टाइम याद है जब मैं अपनी मम्मी को ये मजाक किया करती थी, 10th की बातें होंगी। तो जब मैं कर रही थी मेडिकल, लेकिन मेडिकल हॉस्टल में रहते हुए जब आप टूर्नामेंट्स इतने खेल रहे हो, बड़ा टफ हो जाता है। मुझे लगा आई विल नॉट मेक इट, पीएमटी तो कोई चांस ही नहीं। और मैं आर्ट में भी बड़ी अच्छी थी, तो एनआईडी का एग्जाम पहले हो गया, रिजल्ट पीएमटी के शेड्यूल से शुरू होने से पहले रिजल्ट आ गया। जैसे ही रिजल्ट आया, मैंने कहा भाई भागो, छोड़ो। और एनआईडी देश का अकेला इंस्टीट्यूट था डिजाइन इस टाइम, अब तो ब्रांचेस खुल गए। प्रधान जी को भी लोगों ने बोला, प्रधान जी 36 बच्चे ही होते हैं। और प्रधान जी ने बड़ी सोचा होगा कि भी मैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी लगवाऊंगा। तो वहाँ के सातवालेकर हमारे ईडी होते थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उन्होंने प्रधान जी को बड़ा सेट कर दिया कि प्रधान जी बच्चा अगली बार ट्राई कर लेगा, नहीं होता तो कोई बात नहीं, यू नो। तो पापा ने मुझे भी कह दिया, बेटा यहाँ तो कुछ होता नहीं है। बट बाय गॉड्स ग्रेस आई क्वालिफाइड। और हमें कुछ नहीं आइडिया था ये लाइन क्या है, कॉलेज करना है, कॉलेज करना। वो करते करते देन फिर डिज़ाइन हो गया, फिर इंटर्नशिप हुई, फिर बैंगलोर करी, फिर जॉब किया, फिर दिल्ली, फिर जॉब की लाइन में आप लग गए। और मैंने फिर 10 साल जॉब किया 2010 में। हाँ, काफी लंबा होता है, काफ़ी लंबा टाइम होता है। और जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म हुआ, तो उस वक्त बड़ा बर्नआउट फील हो रहा था, क्योंकि बड़ा हेक्टिक प्रोजेक्ट था। और कई चीज़ें होती है जब आप मेहनत करो, न केवल आपके लिए हेक्टिक लगता, पूरे देश के लिए था वो प्रोजेक्ट हेक्टिक। और जो देश की फीलिंग थी ना, वही हमारी थी। जब आप बहुत बड़ा चीज़ और बहुत मेहनत करो और उसमें फल निकल आए, तो आदमी को थकान नहीं होती। लेकिन जब एंड में रिजल्ट ना निकले ना, तो एक आदमी को अजीब सी थकान होती है। रिजल्ट क्या था आपके लिए? वो रिजल्ट ये था कि इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और वो किस लेवल पे वो मौके घूम गए। जैसे हमने मेडल डिज़ाइन करा, लोगो डिज़ाइन करा, यूनिफॉर्म डिज़ाइन करी, फिर हमने मोमेंटोज डिज़ाइन करे, शीला दीक्षित जी को प्रेजेंटेशंस होती थी, हमने बैरिकेड्स डिज़ाइन करे, साइनेजेस डिज़ाइन करी। तो इतना कुछ बनने का था। चौराहों के ऊपर हमने
क्या मॉन्यूमेंट्स बनेंगे, गेम से इंस्पायर्ड जो लेगेसी बन जाएगी आने वाले टाइम पे। और एंड में क्या हुआ वो तो आपने देखा। एंड में ये हुआ कि मोमेंटो की दुकान पर जहाँ हमने एक से एक कॉन्सेप्ट बनाया था, घी का पीपा रखा हुआ था, उस पर कॉमनवेल्थ गेम्स का स्टिकर लगा हुआ था, तो एक ऐसा लगा कि खर्च भी हो गए और कुछ निकला नहीं। तो उस वक्त मैं राष्ट्रमंडल खेलेगा तो घोटाला भी बड़ी चर्चा में मेरा। घोटाले की मुझे कई लोग बताते हैं कि बड़े वर्जन्स हैं। कोई कहता है कि कलमाड़ी जी को स्केप गोट बनाया गया, कोई कहता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हुआ, पॉलिटिकल पे नहीं हुआ, बट कांट से। उसमें कोई रिसर्च वगैरह तो थी नहीं, क्योंकि आप पॉलिटिक में इतना वो इंटरेस्टेड थे हम नहीं। ना वेंडर नहीं थे, हम उनके साथ मंथली रिटेनर पे आ गए थे। एक कंपनी जिसने डिजाइन करना है, तो हम तो हाथ कसमसाते रह गए। कुछ दिख गया बना हुआ अच्छा तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद, वरना तो ये था कि भी क्या करा इंडिया ने। और मुझे याद है कि 2010 में ही चुनाव थे, 2008 में जब चाइना ओलंपिक्स था, हम उस वक्त रेडी थे। हमने कलमाड़ी जी और टीम को बोला कि इंडिया को कियोस्क लगाना चाहिए इस ओलंपिक में, कि 2 साल बाद आप हमारे यहाँ आ रहे हो, ये गिफ्ट्स दो, ये बुक दो, पैम्फलेट दो, ब्रोशर दो, सेल इंडिया, यू नो। पर वही है, एक्शन में बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो उस वक्त जब बर्नआउट हुआ तो मैंने सबैटिकल लिया, फिर सबैटिकल भी लंबा लिया। देन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट बेबी, बिटिया। फिर मैं कब 2013 और 2011 में 11 में। हाँ 12 में वो पैदा हुई थी। तो फिर मैं रिलैक्स करा, 1 साल मदरहुड एंजॉय करी। फिर सोचने लगे वापस कि लेट्स गेट बैक टू दिल्ली, काम करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ करेंगे। और इसी दौरान मैं जो 2 साल यहाँ रही बाई चांस, पहली बार बोर्डिंग लाइफ में, धीरे धीरे पापा के साथ इन्वॉल्व हो गए। चिट्ठी बनानी है, प्रेजेंटेशन करनी है, प्रोग्राम है, बैकड्रॉप करनी है, आप क्या बोलने जा रहे हो, लोगों से मिलना जुलना, एक ना जैसे धारा प्रवाह में खिंच गए। और सब कहने लग गए प्रधान जी कोई तो आपके बाद आए। पापा ने कभी ये सीरियसली नहीं लिया कि मेरे बाद कौन बिठा के जाऊंगा मैं, मेरी जगह पे कौन रहेगा। पापा सेड कोई करना होगा किसी को कर लेगा। तो एक निकाय का चुनाव आ गया 13 में, और उस वक्त सबने कहा चित्रा लड़ लो। और उस वक्त ऐसा माइंडसेट था हम कुछ सबसे भी ज्यादा कर पुश सकते किसने हैं। किया उसमें? हैं? सबसे ज्यादा पुश किसने किया कि आप लड़ो? लोगों ने ही किया। प्रधान जी मुझे आखिर तक बोलते रहे चित्रा बहुत टफ है, सोच के आना, बहुत टफ है, पर वो पूरा भी नहीं बताया कितना टफ कितना टफ है ना। ऊपर और ऊपर मैं छोड़ दिया। सोचा आई कैन हैंडल एनीथिंग, एनी जॉब, ये कितना टफ हो सकता है, हम कर सकते हैं। पर इसमें एक अलग तरह की कॉस्ट और एनर्जी लगती है जो एक जॉब में नहीं लगती, यू नो। तो वो तो खैर बाद में पता चला। आज बैठे हैं हम 24 में, 13 को चुनाव लड़ने के बाद 25 में, और जिसमें 2 बड़े चुनाव निकल चुके हैं। 2 बड़े चुनाव निकल गए अनप्लान्ड। ये मैंने सोचा नहीं था कि रास्ता यूं जाएगा, बट जहाँ जहाँ रास्ता जाता गया। और 15 में जब मैं एमसी जीत गई, तो सबसे बड़ा प्रचार मेरे खिलाफ लोगों ने ये करा कि ये तो गुड़गांव चली जाएगी, तुम कागज साइन कराने गुड़गांव जाओगे। तो मेरी सारी स्पीचें एक तरफ, मेरी बात रह गई, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगी चुनाव में ना। और जीत गई। प्रधान जी से अब तू गुड़गांव चली मत जाना। अब तो अब मेरे हस्बैंड इसी वहाँ बात के पे ऊपर जीते हैं, हैं। अब हम यहाँ पर वो हम वीक मंथ में मिलते हैं, या मैं जाती हूँ वो आते हैं, जो भी जैसे भी है। एंड फिर धीरे धीरे कहते हैं ना, प्रधान जी, मैं एमसी थी, सुमित्रा चौहान उस वक्त महिला अध्यक्ष हुआ करती थी हरियाणा कांग्रेस महिला की, उनका मुझे कॉल आया 16 में 15 में 15 में कि चित्रा 14 में ही आ गया था, 15 में कि चित्रा आप आओ ना। मैंने कहा मैम आई डोंट नो संगठन वर्किंग क्या है, क्या करना होता है। तो सिंह आओ, तो मैं जाके वही करने लग गई जो हमने देखा था। मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोगो ही नहीं है, वेबसाइट नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, ट्विटर हैंडल नहीं है, कर क्या रहे हो, जब चल रहे हो तो झंडा नहीं है, हाउ विल यू बिल्ड। और वहाँ से जो बात शुरू हुई, मैंने उनको तभी पकड़ लिया। डिजाइनर आप थे ही। हाँ, उन्होंने कहा चित्रा ये बात तू ना नेशनल बॉडी में कर, चल। उन्होंने मुझे आगे धकेल दिया। उन्होंने कैसे काम क्या दें, आ तो गई। तो उन्होंने कहा चलो जी इसे सेक्रेटरी बनाओ और सोशल मीडिया दे दो। तो मेरा बड़ा मजाक उड़ता था, कहते उस तू टाइम ना ऐसे डिपार्टमेंट की वो बनी है जिसका जो है ही नहीं। उसमें ना वैल्यू नहीं पता होगी उनको। नहीं, वैल्यू तो पता थी आई थिंक कहीं ना कहीं जो शुरू करा, बट यू नो द वैल्यू, आपके काम की वैल्यू। जो अपर बॉडी में थे मेरे ख्याल से उस समय तक सोशल मीडिया की जो पावर थी वो इतनी नहीं पता, तो उन्होंने यूँ दे दिया कि चलो करो। तो फिर कहानी शुरू हुई, हमने वेबसाइट डिज़ाइन करी, शोभा ओझा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होती थी, फिर वो चेंज हो गई। तो सबने कहा चित्रा तेरे को तो 2-3 महीने हुए हैं, यू आर द शॉर्टेस्ट टेन्योर का नेशनल बॉडी मेंबर, टाटा बाय बाय।
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब नया अध्यक्ष आता है तो वो पुरानी की टीम हटा देता है। सुष्मिता देव जी आई तो मैंने उनको सारा जो जब तक का बनाया था, हर स्टेट का हैंडल बना था, अकाउंट्स बने थे, ये बना था, मैंने उनको सब लिस्टें पकड़ाई। मैंने कहा मैम एवरीथिंग फॉर यू, पकड़े रखो, अभी बाद में बात करेंगे। अच्छा, तो फिर मौका मिल गया। हाँ, तो उन्होंने फिर कहा आगे काम करना है भाई, एंड जस्ट लाइक दैट काम शुरू हो गया। फिर वहाँ लग गए पूरे एंथू के साथ। तो जो काम शोभा ओझा जी के समय में हमने शुरू किया था, सुष्मिता जी के साथ हमने फिर राहुल जी को प्रेजेंटेशन करी, फिर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर लॉन्च हुआ, लोगो लॉन्च, फिर वेबसाइट लॉन्च हुआ, काफ़ी कुछ था। फिर मैंने और हम सब ने मिलके कैंपेन्स डिज़ाइन करी, एक पैन इंडिया अधिकारी महिला अधिकार यात्रा हमने बनाई, जिसे लेके सुष्मिता जी पूरे इंडिया में हर स्टेट में गई, रोड शोज निकाले महिला कांग्रेस ने। तो जो बिल्डअप था 19 का, उसमें ग्राउंड वर्क कांग्रेस ने किया था, महिला कांग्रेस ने। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक टीम्स जो कभी भी राष्ट्रीय स्तर तक बनी हो, वो उस टाइम थी। फिर आया 19 का चुनाव, सुष्मिता जी किसी को भी टिकट नहीं दिला पाए, और आई थिंक कहीं ना कहीं फ्यूटिलिटी, बहुत सी रंजीता मेहता थी हमारे साथ, और बहादुरगढ़ से भी थी हमारी नीना थी हमारे साथ, लॉट्स ऑफ एक्टिव गर्ल्स। अभी भी वुमेन्स एक्टिव इतनी दिखाई नहीं देती कांग्रेस के अंदर जितना बीजेपी के अंदर है। और जब तक इक्वल एक्टिव नहीं होंगे मेंस एंड वुमेन्स, इक्वलिटी नहीं होगी, तब तक आपको लगता है कांग्रेस उभर नहीं पाएगी? देखिए, पार्टी ना समझिए, इसे समाज समझिए। वैसे तो समाज में इक्वल लेवल पे एक्टिवेशन अभी नहीं हुआ है, बट बहुत आगे आ गया है, बहुत आगे आएगा भी। और मैं बीजेपी का इतना नहीं जानती हूँ, तो मैं कह नहीं सकती। जैसे मुझे अगर आप ऑफ हैंड पूछेंगे तो रेखा शर्मा जी का मुझे पता होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त भाजपा की महिला अध्यक्ष प्रदेश की कौन है। Also I don't know. यू डोंट नो, है ना? सुमित्रा चौहान जी थी तो तब मुझे पता था, बट ऑल्सो बिकॉज मैं उनसे पर्सनली, मैं उन्हें गुरु मानती आई हूँ, मेरी पहली मेंटोर थी वो। तो सो आई कांट से भाजपा में भी अभी पूरी तरह से महिलाओं को जगह मिली है, नहीं मिली है अभी। अभी जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के अंदर ऐसी कोई वुमेन्स एक्टिव आपको लगती है जो कांग्रेस की लीडर बन सकती है, सीएम बन सकती है? फिलहाल कोई चेहरा ऐसा है? देखो, बहुत थे, आज पार्टी में नहीं भी हैं। अगर आप विधानसभा से, ग्राउंड से जुड़ी हुई और धरोहर से जुड़ी करें तो किरण चौधरी जी थे, बहुत बड़ी लेगेसी, पैन हरियाणा। कुमारी शैलजा जी भी हैं, पर उन्होंने ना लोकसभा की राजनीति करी है, समहाउ वो ग्राउंड मोबिलाइजेशन पे ट्रांसलेट इतना नहीं हो पाता है। उन्होंने अभी चुनाव के दौरान यात्रा निकाली थी, जब देखिए उसका कितना इम्पैक्ट था, वो तो जेन्युइनली आप बता सकते हैं कितना कहीं ना कहीं ग्राउंड और कहीं ना पकड़ कहीं रखने के लिए शायद वो था। वो उस यात्रा ने एक नेगेटिव इफेक्ट शुरू कर दिया था, क्योंकि उस यात्रा ने हरियाणा की यूनिटी एक तरफ, कांग्रेस की गुटबाजी को बहुत हाईलाइट कर दिया था। क्या सिर्फ वही यात्रा थी जो जिससे गुटबाजी दिखी? जो बाद में शुरू होती है जनरली उसको ज़्यादा वो करा जाएगा, क्योंकि एक प्रोग्राम अगर पार्टी का चल रहा है तो दूसरा उससे अलाइंड उतर रहा है कि उससे एंटी उतर रहा है, उससे कितना कोऑर्डिनेटेड है, कितना मैचिंग है, ये बात रहती है उसके अंदर। ये मत सोचिए कि मैं किसी बायस्ड उसमें कह रही हूँ, पर उस वक्त सवाल उस यात्रा में ये हो गए थे, पोस्टर पे फोटो किसकी है किसकी नहीं है। ये इल्ज़ाम पहले वाली यात्रा पे भी लगे होंगे, पर पहले वाली यात्रा का जो रूप दिया गया था कि भी उसमें खाली दीपेंद्र जी चल रहे हैं, ग्राउंड मोबिलाइजेशन है, एक पद यात्रा हर विधानसभा में निकाली जाएगी, दैट वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन, एक सोच के तहत वो ऑलरेडी चल चुका था। बाद में जब ये लॉन्च हुआ तो इस पर बहुत सारे सवाल आए हुए थे। आप किसके नज़दीक की हो फिलहाल, जो चुनाव में, जब कांग्रेस में रहते हुए की बात कर रहा हूँ मैं, आप किसके सबसे ज़्यादा नज़दीकी थे नेता? देखिए, मैं कहूँगी कि जिससे के साथ चर्चा होती थी राजनीति की, हरियाणा में हम ऐसा कर सकते हैं, इस क्षेत्र को हम ज़्यादा वो कर सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी कि ऐसे में तो वैसे तो मेरे पिताजी हुड्डा जी के करीब ही रहे हैं, और मैं हमेशा कहती थी जब पहले भी हम निष्कासित थे कि भाई हुड्डा जी से, दीपेंद्र जी से, यहाँ तक कि आंटी अपने आशा हुड्डा जी से भी बड़े करीबी रिलेशन तब भी रहे थ्रू आउट। कई बार बातें होती थी, कई बार मैं कहूँगी मेरी सबसे ज़्यादा लंबी चर्चाएं राजनीति या निजी उसको लेके, परिवार को लेके भी आशा हुड्डा जी से होती रही हैं।
तो मैं करीबी तो ऑब्वियसली हुड्डा परिवार के रही। दीपेंद्र जी क्योंकि हम उम्र भी थे और एक भाई की तरह हमेशा आसपास रहे, तो उनसे मेरे को आसानी होती थी। कोई बात करनी हो, कोई फीडबैक देना हो, तो मैं हमेशा दीपेंद्र जी को देती थी। दीपक बाबरिया जी ने भी बहुत इनकरेज करा, बड़ा ओपन डायलॉग इनकरेज करते थे। तो उनसे बड़ी खुल के चर्चा होती थी। उदय भान जी से एक आध बार जब मौका मिला, क्योंकि जब हम स्ट्रैटेजी और कैंपेन पे देखने लग गए थे हरियाणा का, सुनील कोलू जी की टीम थी, कुछ कंसल्टेंट्स थे, कुछ हम भी थे पॉलिटिकल ओवरसाइट के लिए। तो उस दौरान उदय भान जी से भी एक आध बार बात हुई, बट जनरली आई वुड से द यंगर लॉट दीपक बाबरिया जी से बहुत फ्रैंक बात हो जाती थी। एंड यहाँ तक कि इवन वरुण मुलाना जी से भी काफ़ी चर्चाएं होती थी, उनसे वो मेरी तो काफ़ी इधर से चर्चाएं। सांसद है। वरुण मुलाना जी से चुनाव से पहले मुझे याद है मैंने उनसे कहा आप चुनाव लड़िए लोकसभा का, आपका अच्छा रहेगा यहाँ से, क्योंकि हम ग्राउंड में जा रहे थे, किसानों में बैठ के बात कर रहे थे, बातें उठती थी कि कौन लड़ेगा, कैसे बेटर रहेगा, क्या रहेगा। और उस वक्त ये आ रही थी भी शैलजा जी यहाँ से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो ऑप्शन कौन हो, यू नो। तो उस वक्त काफ़ी चर्चाएं होती थी, बड़ी कुमारी शैलजा से बातें होती हैं आपकी? नहीं होती, मेरी बात नहीं होती। कोई जनरल मीटिंग भी नहीं? नहीं, जनरल नॉर्मली? मीटिंग भी नहीं, जनरल मीटिंग भी नहीं हुई। एक्चुअली तो 19 के चुनाव के बाद कोई बातचीत हुई नहीं थी, उससे पहले ज़रूर थी। और हमने जब शक्ति एक कैंपेन लॉन्च करा था, शक्ति ऐप लॉन्च करा था राहुल गांधी जी ने, तो महिला कांग्रेस ने जब हरियाणा में उसे लॉन्च करा, जिसके माध्यम से महिलाओं को ऐप के माध्यम से हम जोड़ रहे थे पार्टी डेटाबेस के साथ, तो उसमें फिर जब मैंने ये लॉन्च करा तो मैंने उसमें शैलजा जी को इनवाइट करा था अम्बाला में। और जब मेरा पहला इनविटेशन था उनको, और उसके बाद फिर जैसे रंजीता मेहता ने भी करा आस पास, फिर बहुत तरह से संगठन के साथ मैम के बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए थे, पर उसी दौरान बातचीत हुई थी हमारी। फिर 19 के चुनाव कट गया, HDF में हम चले गए थे, कोरोना हुआ, फिर इंडिपेंडेंट लड़े, फिर इस दौरान किसी ने टच रखा तो उन्हीं ने रखा था, और हुड्डा जी से ही मेनली टच रहा था। और फिर उसके बाद जब ज्वाइनिंग हुई तो वाया हुड्डा जी हुई, फिर आते ही लोकसभा चुनाव था इन नो टाइम जनवरी के बाद, और उसके बाद विद इन नो टाइम विधानसभा चुनाव था। दैट्स अबाउट इट। अभी आपको क्या लगता है कि जैसे अगर कांग्रेस एक होती है तो ऐसे मतलब क्या करना पड़ा कांग्रेस को अंदर खाते कि भाई जो शैलजा जी और हुड्डा जी एक मंच पे आके हाथ मिलाएं और मतलब कांग्रेस को एक हवा दें ताकि हम चलेंगे साथ में? और अभी वो चीज़ क्या है जो दोनों को अलग कर रही है? देखिए, पब्लिक डोमेन में है आई गेस, एक सोच है, एक एम्बिशन है कि हरियाणा की अगुवाई कौन करेगा एज मुख्यमंत्री, यही रहेगा। मुख्यमंत्री की लड़ाई है बस? मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं डिफरेंस पर्सनल एम्बिशियस है। पर्सनल भी होंगे कुछ, पर वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। आई कैन नॉट अज्यूम कि वो क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं, और ना ही मैं समझती हूँ मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं बता सकूँ कि पार्टी ये कर दे तो इतने बड़े बड़े नेता इकट्ठे हो जाएंगे। दैट इज़ अप टू द पार्टी। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कांग्रेस को आगे रख के चलें तो जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई सोच रहा हो कि इस हार से किसी एक गुट का नुकसान ज़्यादा हुआ, नहीं हुआ। दोनों को। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ता को हुआ। आज ही बैठ के बात हो रही थी, कहते बहन जी 15 साल हो जाएंगे, कहते बच्चे जो 15 साल के थे ना 30 साल के हो गए, कमर टूट गई है, एनको कांग्रेस का चला राज गया जब है। खत्म हुआ जो उस समय बच्चे होंगे आज उनका वोट बन गया होगा। वोट से तो बहुत जो जो ज्यादा, जो मैं कह रही हूँ ना, मैंने 15 साल का हाँ। 30 साल का हो गया। मैंने ये एक नेता से और पूछा था ये सवाल जब मैं किसी का पॉडकास्ट कर रहा था, मेरे को ध्यान नहीं अभी, कि अगर एक पार्टी 15 साल निकाल लेती है सत्ता के अंदर तो वो जो उस समय की जो न्यू जनरेशन पैदा हुई होगी ना, और 15 साल तक तो वो उनके दिमाग में रच गई होगी, तो उस जनरेशन की सोच को बदलना ओपोजिशन पार्टी के लिए भी बड़ा 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 काम होता होगा। मेरे पास एक साथी हैं हमारे गुजरात से, वही महिला कांग्रेस के दिनों में जब मैंने ज्वाइन करी तो मैंने सुमित्रा चौहान जी से पूछा कि मैम बेटर क्या कर सकते हैं हम संगठन के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा, चित्रा जो गुजरात की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं सोनल बेन पटेल, शी इज़ फैंटास्टिक, उन्होंने पेपर्स भी लिखे, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम करे हैं। तो मैं फ्लाई करके गई और सोनल बेन पटेल के साथ 3 दिन मैंने बिताए, जहाँ मैंने उनके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या करते थे, कैसे करते, सारा कुछ उसमें समझा। तो वहाँ मेरी कुछ जान पहचान हुई, लालजी भाई से भी, देसाई जी से भी जान पहचान हुई, और एक और साथी थे राजेश ग्रिगलानी जी। राजेश ग्रिगलानी जी ने मुझे कहा कि चित्रा जी अब की बात है, कहते कि इतना टाइम हो गया है
कांग्रेस को आउट ऑफ पावर हुए। कहते कि एक जगह थी, कांग्रेसियों का ग्रुप खड़ा हुआ था प्रोग्राम से बाहर निकलकर, कहते स्कूल बस गुजरी पास से और बच्चे हुटिंग करने लग गए, क्या वोटिंग कर रहे हैं? बू करने लग गए कांग्रेसियों को देख के। तो आप देखो वहां तो 25-30 साल हो गए मेरे ख्याल से, वहां पे कांग्रेस एक रिडिक्यूल की चीज बन गई है, एक मजाक की चीज बन गई है। एक बच्चा बिना सोचे समझे, बिना उसे नापे तोले, वो देखते ही वो मजाक, मतलब कितना बुरा हाल हो गया आप सोचिए वहां पर। वो वहाँ पे सत्ता में आना एक बड़ा बड़ा टारगेट, मतलब बहुत बड़ा काम होता होगा। सत्ता में आना तो यहाँ भी बड़ा मुश्किल टारगेट होता चला जा रहा है। आप देखिए ना, अब की बार नहीं आए, जब इतनी- लहर थी। इतनी बड़ी लहर तो पता नहीं कहाँ थी जी। इसको अच्छा। डुबाने के लिए क्या काम किया, उस पर भी एक स्टडी होनी चाहिए। जब मंत्रणा हुई होगी हार पे, एनालिसिस हुआ होगा, कुछ आउटपुट आप लोगों के पास भी आए थे उसमें नहीं, से? नथिंग 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 एट ऑल। आपके पास कुछ नहीं आया? आई जस्ट आ- होप आ- आपकी जो आउटकम्स आपकी जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी, जेन्युइन हो। चित्रा जी की जो आइडियोलॉजी है अभी अभी भी वो कांग्रेस की है, आपको लगता है? आई कांट से, मतलब मैं, अगर आप मुझसे पूछो कि क्या है कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कैन यू डिफाइन इट एंड कैन यू शो कि ये आइडियोलॉजी इस तरह से मैनिफेस्टो में ट्रांसलेट होती है, इस तरह से पॉलिसी और स्कीम में ट्रांसलेट होती है, इस तरह से होती है। मैं तो थोड़ा सा, चलो भारी मन से, एक बार मैंने तो ये भी कहा था कि जब अपनी पार्टी में न्याय नहीं है तो हम दुनिया को क्या न्याय दे सकते हैं, है ना। बट आई वुड से कि देखिए, यू लर्न, हम अपने घर परिवार से क्या होना है वो भी सीखते हैं और क्या नहीं होना वो भी सीखते हैं। एंड आई विल जस्ट से कि एक प्रोग्रेसिव डेफिनेटली मेरी सोच है, किसी उससे बंधी हुई सोच नहीं है कि मैं इसी दायरे में सोचती हूँ और इससे बाहर नहीं। जब जैन 2024 में आप कांग्रेस में वापस आए तो आपको कौन लेके आया था, किससे आपकी बातें हुई थी? देखिए, मेरी बात नहीं हुई थी, प्रधान जी की बातें हुई थी, और प्रधान जी की हुड्डा जी से बात हुई थी, दीपेंद्र जी से बात हुई थी, बाबरिया जी से बात हुई थी, एंड आई गेस कुछ सीनियर लीडर्स से भी हुई होगी। फिर जब आप छोड़ के गए, जब आप निर्दलीय लड़ने का अपना ऐलान किया, तो उस समय वो हैट्रिक सिचुएशंस भी रही है, क्योंकि प्रधान जी आपको लेके आए दोबारा, मतलब प्रधान जी को पुश किया होगा उन्होंने, और आप फिर टिकट की वेट में थी कि किसी शर्त पे तो लेके आए होंगे, और ऐसा नहीं है कि आपका जनाधार था नहीं। 19 नहीं, के हमें अंदर उस आपका टाइम बहुत अश्योरेंस था कि 2 टिकट होएगा। अश्योरेंस ये था कि भाई एक पक्का है, एक मेरिट पे होएगा, और हमने इस बात को कभी कंटेस्ट नहीं किया। और मुझे ये पता है कि अम्बाला की कोई भी मेरिट लिस्ट ऊपर गई होगी तो उसमें मेरा नाम टॉप पे था, दैट आई एम श्योर ऑफ। वही तो मैंने कहा, वो मेरिट 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 कब कुछ और बन गई, एंड आई एम श्योर जो यहाँ हुआ वो और जगह भी हुआ होगा, कोई चांस ही नहीं। काफी जगह हुआ होगा। काफ़ी जगह हुआ, काफ़ी जगह हुआ होगा। ये कुछ भी, ये हार के कारणों में से एक हो भी सकता है ये। 100% हुआ है। आप चुनाव किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, जीतने के लिए लड़ रहे हो तो और मापदंड होते हैं। आप चुनाव सडनली कास्ट समीकरण पूरे करने के लिए लड़ रहे हो, बहुत जीत रहे हैं, अब ऐसे ही गुटबाजी के लिए लड़ रहे हो, बहुत जीत रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको खुश करने के लिए लड़ रहे हो, बहुत जीत रहे हैं, कुछ फेवर्स के लिए लड़ रहे हो, तो यू डोंट नो। वो कहते हैं ना, करते 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 वो कब उंगली कट जाए बाई चांस, यू डोंट नो। Which party do you like most as an ideology, and what's the difference between BJP and Congress in Haryana? देखिए, बीजेपी का तो मैं ये कहूँगी कि अभी राहुल गांधी जी की एक प्रेजेंटेशन आई थी कि 8 सीटों पे भाजपा 22,000 से जीती है, राइट, और उनकी टीम ने उन्हें प्रेजेंटेशन दी है, राइट। और आप वो भी तो सीटें देखो ना जहाँ 2 सीटों पे कुल मिला के 22,000 वोट भी कांग्रेस को नहीं पड़ रहा। वो प्रेजेंटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और बीजेपी ने, मैं ये कहूँगी, 22,000 नहीं 22 लाख से चुनाव जीता है, कंसिडरिंग वो कहाँ थे। कहाँ तो आपको लग रहा था भी मिट्टी में गाड़ देंगे, 2 डिजिट क्या मतलब 3 से ऊपर नहीं उठेगा, 8-10 से ऊपर नहीं उठेंगी सीटें, तो वो कहाँ निकाल के लाए हैं और कैसे निकाल के लाए हैं। और उसके बाद भी धड़ाधड़ काम चल रहा है, आप देखिए, यू नो, कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना, ये करना, वो करना। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भाजपा रियली वर्कड हार्ड एंड भाजपा वर्क थरो। उन्होंने हार्ड वर्क भी करा और बहुत गहराई से काम करा, एंड द रिजल्ट्स फॉर एवरीवन टू सी।
कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो कहते हैं ना, आगे चले गए थे समय से आगे चले समय गए। से आगे चले और गए। जो कांग्रेस सीट के जीतने हाँ, की लड़ाई होनी चाहिए थी, वो लीडरशिप की, मंत्री बनने की लड़ाई शुरू होगी, अपने हिसाब से चीज़ें चलाने की लड़ाई होगी। आई एम श्योर किसी ने सोचा होगा कि यहाँ आसपास कोई ज़्यादा ना जीत जाए ताकि इस पूरे इलाके के कोटे में मैं ही मिनिस्टर बनूँ, मतलब पता नहीं क्या सोच चली वो। आपका जो करियर रहा है पॉलिटिक्स का, वो एक बड़ा वो होप चोप सा रहा है, मतलब कभी कांग्रेस, कभी HDF HDF, कभी फ्रंट फिर बनाया था हमने, आम आदमी आम पार्टी, आदमी दोबारा पार्टी, फिर कांग्रेस। दोबारा का। तो स्विच करने में जो एक मन भी डाइवर्ट करना होता है, फिजिकल भी डाइवर्ट करना होता है, बहुत कुछ चेंजेस होते हैं। तो अब आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पार्टी के साथ नहीं हो। यस, अब आपकी आइडियोलॉजी क्या है खुद की, देखिए अब या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है अभी राजनीति के अंदर? देखो, राजनीति के अंदर फ्यूचर तो समय बताएगा, मैंने ये समझा है, समय बताएगा। आई फिर कांट प्लान इट। देखिए हमने अभी मन में ख्याल क्या आते हैं राजनीति को लेकर? वही ये भी हो सकता है। वही मेरा ख्याल है, राजनीति में रह के ये आता है कि आई होप मैं कुछ इफेक्टिव कर पाऊँ। सिर्फ एक सीट की लड़ाई तो नहीं हो सकती ना, इज दैट ऑल? फिर वो जो टिकट का रोड़ा क्यों था फिर? आप इफेक्टिव तभी कर पाओगे जब आप कहीं कुछ पहुंचोगे, कुछ कर पाओगे। आज कांग्रेस का जीता हुआ MLA भी हारे से बदतर है, राइट? क्यों? क्योंकि इफेक्टिवनेस नहीं है। और इफेक्टिवनेस में मैं समझती हूँ कि जब भगवान, मैं हमेशा कहती थी, भगवान मौका दे और क्षमता दे और एक दिशा भी दे कि किस में लगना है, कुछ उससे आप अच्छा कर पाओ। आज अगर मैं कहूँ कि मेरी कोई आइडियोलॉजी की है, आई हैव एन एवरेज आइडियोलॉजी जो मेरी उम्र के इंसान की होगी, जो आज पढ़ा लिखा है, सोचता है इंडिपेंडेंटली, आने वाले AI की दुनिया को देख भी रहा है, कैसे हम एज अ नेशन, एज अ फैमिली, एज अ इंडिविजुअल उससे कोप करेंगे, इस पे सोच भी रहा है। पर यस, मैं समझती हूँ कि प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, समाज आगे बढ़ना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को लेके किसी भी तरह से आगे हम कर पाएँ। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज़ मोर ऑफ एक ब्रांड होता है। आज की तारीख में अगर कहें तो मेरा तो मैं कहूँगी एक बहुत ही न्यूट्रल सा ब्रांड है। आज डेफिनेटली वर्किंग हमारी मोस्टली अम्बाला कैंट के आसपास निर्धारित है, पर वही बात है कि लोगों के साथ रहें, मुद्दों के साथ रहें, लेट टाइम टेल क्या होगा उसके अंदर। अभी एक छोटा सा गेम सेगमेंट है, हाँ, बस ये है कि मैं पॉलिटिशियंस के नाम बोलूँगा, आपको उनकी खासियत बतानी है। आई होप मैं बता पाऊँ। हाँ, ओके। जितना आप उनके कई बारे बार में क्या होता है, हमारा जितना कोई आप उनके ओपिनियन बारे नहीं होता एक चीज़ के ऊपर। जितना आप उनके बारे में जानते हैं, जरूरी नहीं आप पॉलिटिक्स बताओ, आप पर्सनल बता सकते हो, ओके। आप व्यक्तित्व के ऊपर भी बता सकते हो। नाम बोलूं पहला? हाँ, दीपेंद्र हुड्डा। एनर्जी, एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक, काम बहुत हार्ड किस तरीके से काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग। हमने उनके साथ काम किया ना, 2 बजे तक, 3 बजे तक लगे रहते हैं। हमारी जो महिला अधिकार यात्रा चली थी उसमें भी करते रहते थे। उसके बाद जो 6 महीने का टाइम हमें कांग्रेस के साथ 7 महीने का काम करने का था, तो उस दौरान भी वर्क्स वेरी हार्ड। कुमारी शैलजा। मैं कहूँगी कुमारी शैलजा जी के लिए मैं क्या कहूँ इसके अंदर, आई डोंट, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व तो कुछ नहीं हो फर्स्ट सकता। मीटिंग के बारे में? बस सीनियरिटी है मेरे माइंड में उनको लेके, जो तस्वीर आती है, घर आया करती थी, मुझे याद है, तो हमारे बहुत सीनियर नेता थी उस टाइम ना। कुछ सीखने को मिलता है सीनियर्स पॉलिटिक्स करियर में? नहीं, मैंने उनके साथ इतना कभी करीबी काम नहीं किया जो मैं कहूँ मैं कुछ सीख पाई उनसे, नॉट लाइक दैट। जस्सी पेटवाड़। जस्सी पेटवाड़, अगेन आई वुड से यूथ। मैं आपको वही बता सकती हूँ जो एक वर्ड माइंड में आता है। नायब सैनी। नायब सैनी जी, एक्सट्रीमली लकी एंड एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ। अभी चर्चा हो रही थी कि किसी टाइम पे किसी ने कहा जी वो प्रधान जी के साथी हुआ करते थे, बड़ी इज्जत से मिला करते थे। मैंने कहा जी वो तो आज भी इज्जत से मिलते हैं, टू हिज क्रेडिट। हाँ, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी एक आइडियलिस्ट हैं, आइडियलिस्ट हैं। आई होप उनको उनकी टीम से वो सपोर्ट मिले जो वो करना चाहते हैं। वरुण मुलाना। वेरी थरो एंड वेरी जेन्युइन मैं कहूँ। प्रधान जी। प्रधान जी वेरी जेन्युइन एंड वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, तो
आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी अभी तक की रही है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, आप फ्री टाइम में क्या करते हो? जैसे इसको हम ऐसे पूछ सकते हैं, आपकी हॉबीज क्या है? स्पोर्ट्स की तो आप बोल रहे हैं, मतलब आप वॉलीबॉल खेलते हो, आई थिंक आपका पसंदीदा होगा। एंड रीडिंग बुक्स आपने बता ही दिया मेरी था। बुक्स है, नेटफ्लिक्स ओके। नेटफ्लिक्स भी बहुत है। क्या एंड वेब शो देखते हो या वेब सीरीज देखते हो? सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, डॉक्यू सीरीज, कभी भी। सो इट जंप्स बिटवीन, रीडिंग चल रहा है आजकल, नेटफ्लिक्स चल रहा है इसके अंदर। उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा पसंद करते हो, फिक्शन ज़्यादा पसंद करते हो? इक्वल बैलेंस। इक्वल बैलेंस। हाँ, इक्वल बैलेंस। वो हेल्थ सिर्फ को टाइम लेके पास के लिए है या फिर कुछ सीखने के नहीं, वो लिए है? टाइम पास के लिए है। वो मैं सिर्फ अपने फ्री टाइम में रात को करती हूँ। मतलब मैं दिन में कभी भी नेटफ्लिक्स नहीं खोलती हूँ, क्योंकि दिन में ये रहता है कि आपको मिलना है, जाना है, कोई आए हैं, कोई जा रहे हैं, कोई ना कोई सोशल कमिटमेंट, एंगेजमेंट रहती है। फिर उसके बाद एक दिन का टाइम आपका बच्चों के साथ जाता है कि भाई अब तक मोस्टली मैं ही पढ़ाती हूँ उन्हें, जब भी है टाइम निकाल के, काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड मैं उसे कहती हूँ कि जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो घर में नौकर दुखी हो जाते हैं क्योंकि मैं कहती हूँ उस वक्त ना मैं घर घर खेलना शुरू कर देती हूँ। तो ये अलमारी साफ करो, धूल लग रही है, इनको सॉर्ट करो, उसको बिठाओ, इसको करो। फिर जब आप थोड़ी सी एनर्जी से आती है, फिर आप बाहर पब्लिक काम में लग म्यूजिक? जाते हैं। म्यूजिक मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई बजा दे अच्छा सा तो मैं इंजॉय करती हूँ। कोई भी हो, बॉलीवुड, हरियाणवी, पंजाबी? नहीं, मेरे को ना इतने नहीं। गज़ल्स मेरी फेवरेट हैं। गज़ल्स मेरी डीप डाउन फेवरेट हैं। ए आर रहमान ऑल टाइम फेवरेट है। ओके। ये आपकी ब्यूटी से जुड़ा सवाल हो सकता है मेरा। जब आप डिजाइनिंग सीख रहे थे, जब आप मेडिकल लाइन में थे, हाँ। उसमें आपको कभी लगा कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जा सकती हूँ कभी, एज माई ब्यूटीनेस? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं लगा? नहीं, मैं आपने अपने ट्राई आप भी को नहीं किया कभी? नहीं, आई डोंट नो, मैं अपने आप को उस कैटेगरी में मानती ही नहीं हूँ। आई डोंट थिंक आई हैव जो उस इंडस्ट्री को चाहिए होता है और जिस तरह की ब्यूटी वहाँ पे चाहिए। ठीक है, आई थिंक आई एम प्रेजेंटेबल और लोगों को मेरे ख्याल से मेरी बातें ज़्यादा पसंद आती है, ऐसा कुछ वो नहीं है। और क्या एक ख्याल शुरू से ही नहीं था कि उम, इस लाइन का ये ख्याल कभी नहीं आया? हाँ, बीच में मुझे ये ख्याल ज़रूर आया था। मुझे याद है कि मेरे एक हमारे साथी थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हम बैंगलोर थे, उनके पेरेंट्स पुणे में थे, बुजुर्ग थे। तो हम ही उनको अस्पताल ले गए, आईसीयू में कराया, आईसीयू में देखा, डॉक्टरों को काम करते देखा, अगले दिन सर्जरी हुई। तो उस वक्त जब मैंने डॉक्टरों को देखा ना, तो ज़िंदगी में ये ख्याल ज़रूर आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था। मतलब दैट्स वन थिंग विच आई फेल्ट आई कुड डू। और दूसरा जॉब अगर मैं कोई करती तो फिर मैं टीचर बनती। टीचर? उसके लिए कभी ट्राई किया नहीं, सिर्फ ओनली सोचा था? टाइम ही नहीं लगा। पहले डिज़ाइन प्रोफेशन में थे, फिर पॉलिटिकल में थे। हाँ, अब आई टॉय विद द आइडिया कि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं। अभी फिलहाल मतलब आता है दिमाग में, उसके ऊपर काम नहीं किया कभी? अभी वही है ना कि आप पॉलिटिक्स, घर और इन सारी चीज़ों में अभी तो इतना उलझे रहते हो। बैलेंस बनाना काफी मुश्किल होता है। बैलेंस नहीं, यू हैव टू फुली डेडिकेट योरसेल्फ टू इट। इस कन्वर्सेशन में सबसे आपको जो अच्छा पॉइंट लगा हो? आपने कांग्रेस की हार पे विश्लेषण चाहा और ढूंढना चाहा, और एक जो आपने मुझसे उस पर जेन्युइन फीडबैक मांगा, आपने न्यूट्रल फीडबैक मांगा। दैट्स व्हाट आई लाइक। मोस्ट ऑफ द पीपल अक्सर मसाला बाइट के चक्रों में वही बात टटोल रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं जाएगी। बट कई बार मैं समझती हूँ कि जितना विश्लेषण ऑनेस्ट रहे, जब डायग्नोस ऑनेस्ट होगा, तभी मेडिकेशन और तभी इलाज आगे ठीक जाएगा, चलता रहेगा वो। हाँ, नहीं, आई लाइक आजकल क्या है, व्यूज एंड टीआरपीज भी मैटर करती हैं। 100%। लाइन में अगर हम हैं तो वो चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन जहाँ हमें ये लगता है कि हाँ हम यहाँ पे जाके वो चीज़ खंगाल सकते हैं, यहाँ से कुछ जेन्युइन आएंगे, कुछ रीजंस वगैरह आएंगे, तो वहाँ हमें जेन्युइन भी रहना पड़ता है। लेकिन जहाँ ये लगता है कि हाँ यहाँ से मसाला आ सकता है, तो वहाँ थोड़ा बहुत ट्राई भी चलता रहता है। वो इक्वल बैलेंस है। पार्ट ऑफ इट। हाँ, वो इक्वल बैलेंस चलता जो रहता है। आपके आगे वक्ता बैठा होगा वो उसका जेन्युइन पार्ट है, यू नो। जैसे कि मैं कहूँ, ये मेरी तीसरी या चौथी पॉडकास्ट है। एक हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है कि आर यू जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा और बड़े ध्यान से क्यूरेटेड जवाब दे रहे हो, कि आप उसके अंदर कुछ अपनी एक सच्चाई भी डाल पाते हो। आफ्टर ऑल कोई क्यों देख रहा है इस बात को। और तो ये तो मेरी भी कोशिश रहती है कि कुछ उसमें जेन्युइननेस ज़रूर रहे, कि अगर आप
बैठे हो और आप अपना एक पार्ट शेयर कर रहे हो, तो लेट इट बी अ जेन्युइन पार्ट. What is your thought about Indian media, TV media right now? मोस्ट अनरिलायबल है अभी तो इस वक्त. इतना नहीं होना चाहिए कि क्रेडिबिलिटी ही खो चुके हो, यू नो. और शायद वो सच्चा काम भी कर रहे होंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द इमेज अब ये आ गई है. अब तो हम में से कौन टीवी खोलता है? आई डोंट रिमेम्बर. अब यही TV चलते हैं, पॉडकास्ट होते हैं. आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स जो बेचारे डोनेशन वाली सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं, यू डू योर बिट, यू गिव, उनसे करो. निष्पक्ष करना हो. और अब तो एआई आ गया. AI सब कुछ कर दे रहा है. हाँ, आप कहोगे कि इस टॉपिक को मुझे समरी करके दो कि इंडिया का रिस्पांस क्या ठीक है, क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था. आप अभी AI को कितना यूज कर रहे हो डेली लाइफ में? करना शुरू हो गया है जी. हो गया है. हो गया है. हाँ हाँ हाँ. मैंने भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारे डीपली सर्च किया, AI के थ्रू किया मैंने भी. विकिपीडिया पे हमने और भी अच्छे से डाल रखा है. प्लीज, हमने बड़ा जोर लगाया है विकिपीडिया पे. नहीं, हमने ग्रुप पे डाला हाँ. और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आई थिंक 1000 वर्ड्स के आसपास मैंने पढ़ा. वो उन्होंने बना के दिया पूरी समरी आपके बारे में. आपका जो HDF आपने फ्रंट बनाया था, फिर आप कांग्रेस उसमें आम आदमी में विलय हुए, फिर आप दोबारा कांग्रेस में आए. उससे पहले आप जर्नी आपकी कहाँ स्टार्ट, मतलब एक पॉडकास्ट तो मैंने वहीं पढ़ लिया आपके बारे में. ओके. तो काफी अच्छे से डिफाइन करके देता है AI, मतलब बहुत हेल्पिंग है आज के जमाने में. बहुत. मैं समझती हूँ एआई ना हमारे साथ वो करेगा जो मशीनों ने हैंडमेड के साथ किया था. अब ना हैंडमेड सोप और कहानी बेचते हैं उसके साथ. अगर आप ये सोप खरीदेंगे तो ये कम्युनिटी चलेगी, इनके घर चलेंगे, ये आर्ट जिंदा रहेगी, ये छापे वाले, चाहे मुझे वो सूट पसंद भी ना हो, लेकिन ये आर्ट खरीद लो वरना ये मर जाएंगे, यू नो. तो मैं एक उस सेक्शन में आ गया. थोड़े दिनों बाद वो कहेंगे ये एक्चुअल ओरिजिनल इंसान का आइडिया है, ये एक्चुअल इंसान का उपज है. जो मशीनों ने हाथ को किया था, एआई हमारे दिमाग को वही कर देगी. इट विल मेक इट रिडंडेंट. हम कॉटेज इंडस्ट्री बन जाएगा ह्यूमन ब्रेन, कि आइए और एक रियल टीचर पढ़ाएगा बच्चे को, असल में टीचर पढ़ाएगा, क्योंकि एआई विल टीच एनीथिंग. AI कितना भी तरक्की कर दे, लेकिन जो ह्यूमन बेस्ड सिस्टम है उसको तो मतलब बिल्कुल उसके ह्यूमन जैसा नहीं हो पाएगा. और अभी भी कैच में आ जाता है. जो रियल पढ़ने वाला होगा, देखने वाला होगा, या फिर एनालिसिस करने वाला ऐप आ होगा. गई है, यू कैन चेक वेदर इट्स एआई जनरेटेड. लेकिन मैं ये कहती हूँ कि फ्रैंकली स्पीकिंग ह्यूमन भी ना ओवररेटेड है. क्या है ह्यूमन? आज बीवी से लड़के आए, गंदे मूड में बैठे हैं, फैसला पता नहीं क्या सुना दे. आज अपनी तबीयत खराब है, डायग्नोस शायद गलत कर दें. आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, आपका नाम पसंद नहीं आया, क्या पता कैसे डांट दें. आपने कुछ मुश्किल से मुड़ के पूछ लिया. कभी एआई से कॉन्वर्सेशन करिए, इतने प्यार से करेगा, कभी बायस्ड नहीं होगा, कभी थका नहीं होगा. आपको जो जवाब दे रहा है मिलियंस का डेटा पूल में से फिल्टर करके सारा कुछ निकाल के देगा. अपडेटेड होगा. कभी कभी तो करेगा. जब मूड खराब किसी होता है ना, आप AI से बात कर लो तो आपका मूड भी ठीक हो सकता है. बिल्कुल. मेरे बच्चे घर में एक चिड़िया का बच्चा ले आए, ठीक है जी. तो अक्सर इसमें बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च जाती है. टाइम कम था तो मैंने फोटो डाली उसके अंदर. तो बेबी मैना था, छोटा सा. तो यानी फटाफट से बोला ये चेक करो जिंदा है कि नहीं, गर्म ऐसे रखना है, खाना ये करना है. तो हमने उस पर जद्दोजहद करी, फीड बना, ये कर. तो जिस तरह से एआई ने मुझे कहा लगे रहो, तुम्हारे से ही इसको होप है, ऐसे होएगा. एआई तो मेरे को मेरी पीठ थपथपा रहा था, काम करवा रहा था सारा का सारा. बट ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ह्यूमन्स इन अ नेगेटिव वे. अगर जिस दिन वो निकल गया, कोई खरीद नहीं सकता. कोई खरीद नहीं सकता. अब बच्चे एआई से चैट करते हैं, ओपिनियंस लेते हैं. जब कोई ह्यूमन चैट कर रहा होता है सोशल मीडिया पे, मुझे तो पता नहीं कोई पीडोफाइल बैठा हो आगे. कल कोई मिल के आके आपके बच्चे को कहे जी आ जाओ, तुम्हारे को कोई नहीं समझता, मैं समझता हूँ, आओ मैं तुम्हें टॉफी दूंगा. कम से कम ये तो नहीं होएगा ना. तो देर आर लॉट्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स. लेकिन पॉलिटिक्स में क्या इसका महत्व है? आपको क्या लगता है, मतलब कहाँ? एक मैंने ना आर्टिकल पढ़ा था कि 3 नौकरियां जो नहीं जाएंगी एआई की वजह से, उसमें एक पॉलिटिशियन था. ठीक है. तो बस तो आप सही जगह बैठे हो. सही जगह तो क्या बैठे, ये नौकरी नहीं है, ये तो जीवन है. और बहुत बार ये जीवन ये है कि शुरू में काम की तरह शुरू हुआ था, ये करना है, ये करना है. अब ये हो जाता है अच्छा वो, अच्छा ये. अब कमिटमेंट हो गई है. आप लोगों से भावना भी जुड़ गई. भावनाएं जुड़ गई हैं. अब हर नाम काम के पीछे एक चेहरा जुड़ा है. फिर आपको याद आता है यार वो साथ खड़ा था, मैं क्या कर सकते हैं, हम उनके साथ जाएं.
तो यस इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, और पॉलिटिक्स के अंदर ह्यूमन और इमोशन हमेशा रहेगा। ओके, थैंक यू चित्रा जी, आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाल के हमें दिया, और हमें क्या जनता को भी साथ में दिया जो देख रहे हैं लोग। और मुझे भी आपका जो ये पॉलिटिक्स से अलग हटके जो हमने कन्वर्सेशन करी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगेन थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड आप आए इतना दूर, एंड तंग करने के लिए माफ़ी, एंड बट इट वाज अ प्लेजर, है ना। और समय कैसे चला गया पता भी नहीं चला। हाँ, आई होप हम अगली बार मिलेंगे पॉडकास्ट के लिए तो और हमारे पास कन्वर्सेशन के लिए पॉइंट्स होंगे। डेफिनेटली। ओके, आप अगर मुझे कुछ थोड़ा सा ब्लूप्रिंट पहले भेज देंगे तो आई विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। नहीं फिर वो मजा नहीं रहता। आई एग्री। उसमें क्या है, अगर आप आंसर तैयार करोगे फिर आप ये जो हाँ नहीं ये नहीं बोलना है ये बोलना है, हाँ, तो उसमें फिर वो नाम ही अनफिल्टर्ड है तो अनफिल्टर्ड रहने दो इन चीज़ों को। बाकी हाँ ये हो सकता है उसमें कि अगर हम कुछ पॉइंट इसमें अनफिल्टर्ड में याद रह जाते हैं, कुछ नहीं रह जाते जिन पे कन्वर्सेशन में करनी होती है। करेक्ट। तभी मैं आप भी मेरे पास अनफिल्टर्ड थे, हाँ, तभी यू आर विदाउट अ क्यू। कोई मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ फोन में नहीं था, मेरे पास कोई पेज नहीं था कि मुझे ये पूछना कि हाँ टॉपिक से मैंने रिसर्च किए थे आपकी लाइफ के बारे में कुछ वैसे भी, लेकिन ये था कि हमें रहना अनफिल्टर्ड है, कोई बना बनाया सवाल नहीं पूछना है, तो यही था बस। चलो अगेन ग्रेट, इट थैंक यू वाज अ सो मच। लवली फ्लो। थैंक यू सो वेरी Thank you so मच, much. एंड आपके सारे व्यूअर्स का भी थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आए हो इस अनफिल्टर्ड कंटेंट को देखते हुए, चित्रा जी को सुनते हुए देखते हुए, तो अगेन आपको कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। जैसा कि मैं अपने हर पॉडकास्ट के अंत में बोलता हूँ, यू हैव सम वैल्यू फ्रॉम इट। अगर आपको मिली है तो आप नीचे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।